अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। नाज़रीन, वतन अजीज़ की मईशत की बात करें तो इतने बड़े बड़े अमराज लाहक हैं कि अब लगता है कि डॉक्टर्स भी थकने लगे हैं। एक मर्ज़ का इलाज कर रहे होते हैं तो दूसरा मर्ज़ पता चलता है कि बिगड़ने लगा है, उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं तो पता चलता है कि तीसरी रिपोर्ट भी अब गलत आ गई है। पिछले बहुत अरसे से अगर बात की जाए हमारे फोकस की, तो हम कोशिश तो कर रहे हैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त करने की, लेकिन इन कोशिशों के नतीजे में अवाम के तन पर अब सिर्फ कपड़े ही बाकी रह गए हैं। अगर अब आजकल की सूरत हाल के हवाले से बात करें, डॉलर का क्या मामला है हम सबके सामने है। पेट्रोल डीजल की कीमतों ने अवाम की चीखें निकलवा रखी हैं। बिजली के बिलों का मामला, अवाम इस वक्त सड़कों पर हैं, सरापा एहतजाज हैं। कोई हल, कोई सोल्यूशन इन साइट नहीं है, ऐसा महसूस होता है। इसी सारी सूरत हाल के अंदर जहाँ पर इतनी मायूसी है, इतने सारे मसाइल हैं जिनका हमें सामना है, वहीं पर आर्मी चीफ ने जो सरमायाकार हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी है, उनके साथ तवील मुलाकातें की हैं। एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की नवीद भी हमने देखा कि सुनाई है। लेकिन इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, थोड़ा सा इसके हवाले से बात करेंगे कि जो इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन है, इकोनॉमिक सूरत हाल है, उसके अंदर क्या माहौल इतना साजगार है कि इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स आ सकें, पाकिस्तान के अंदर आ सकें, तो उसका क्या फ़ायदा होगा। IMF के साथ बहुत सारे हमारे मामलात हैं जो कि अब बराह रास्त अवाम को जिस रिलीफ की तलाश है उसके साथ जुड़े हैं, उनका क्या बन सकता है मौजूदा सूरत हाल के अंदर, कुछ इस पर भी बात करते हैं। डॉलर कभी अपवर्ड स्पाइरल पर दिखाई देता है, कभी नीचे आता हुआ नजर आता है। क्या उसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं? क्या पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से डॉलर ऐसे बिहेव कर रहा है? इन सभी इशूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ माहिर मईशत है सैयद शबर जैदी ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका आपके वक्त के लिए। मैं कुछ अर्सा पहले आपका एक इंटरव्यू सुन रही थी, आप एक चैनल से बात कर रहे थे और बहुत सारी चीज़ें जो आप ये कह रहे थे कि एक प्लान ऑफ एक्शन या एक वे फॉरवर्ड हो सकता है, जिसके अंदर आपने स्मगलिंग को आइडेंटिफाई किया, FBR के मामलात की बात की, बॉर्डर कंट्रोल की बात की। ये सभी वो इशूज़ हैं जो कि ऐसा लगा कि आर्मी चीफ के रडार पर भी इस वक्त हैं, और ये कहा गया उस मीटिंग के अंदर कि इन सभी चीज़ों को लेकर टास्क फोर्सेस का क़याम किया जा रहा है। कैसे देखते हैं ये जो मीटिंग हुई है, जिस अज़्म का अयादा किया गया, आप समझते हैं कि दिस इज़ द वे टू गो फॉरवर्ड? आप होपफुल हैं? देखिए, जो चीज़ें पाकिस्तान के माशी अमराज का इलाज है वो तकरीबन सारी आइडेंटिफाइड हैं और उसको बिल्कुल वाज़े तरीके से सबके सामने है। मगर जो आपने दो बातें मैं आपकी सारी बातें शुरू करने से पहले कहना चाहता हूँ। पहली बात, आपने जब कहा कि पाकिस्तान के अवाम सरापा एहतजाज है, मैं हूँ पाकिस्तान के अवाम में एहतजाज करने की सलाहियत और है ही नहीं। वो ये जो बिजली के बिल 4-5 सड़क पे लोग आके दिला रहे होते हैं, ये दुकानदारों के एजेंट होते हैं, ये आम आदमी नहीं है। आम आदमी घर में खुदकुशी कर लेता है, वो एहतजाज नहीं करता। अगर पाकिस्तान में आम आदमी का एहतजाज होता तो पाकिस्तान आज ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में आम आदमी के एहतजाज को खत्म कर दिया गया है, आज से नहीं, ये तकरीबन 60 साल से, जब से पाकिस्तान में हसन नासिर शहीद को मार दिया गया था, उस वक्त से पाकिस्तान में किसी अवामी मुजाहरे का हक पाकिस्तान के अवाम से छीन लिया गया है। ये बात मैं कह रहा हूँ, उसको सोचिएगा कभी मैं क्या कह रहा हूँ, और ये आपसे कोई नहीं कहेगा कभी। आपका जो सामने कैमरामैन बैठा हुआ है, अगर ये किसी एहतजाज पे जाएगा, उसको जब पुलिस की गाड़ी उठा के ले जाएगी, इसका कोई वाली वारिस नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये कभी एहतजाज नहीं करेगा, ये मर जाएगा मगर ये एहतजाज नहीं करेगा। तो पहली बात तो आप ये दिमाग से निकाल दें अपने कि पाकिस्तान में कोई अवामी एहतजाज हो रहा है। ये सब मीडिया का खेल है, या ये है कि मगर मसाइल बिल्कुल है, मगर अवाम का एहतजाज अगर होता तो आज ये इस्लामाबाद की बिल्डिंग गिर चुकी होती। तो ये पहली बात तो आप ये निकाल दें। पाकिस्तान की हालत इस वक्त उस मरीज की है जो वेंटिलेटर पे होता है। वेंटिलेटर पे जब मरीज होता है तो उसका मतलब ये होता है कि उसके सारे ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे हैं। अगर जिगर को सही करते हैं तो गुर्दा उड़ जाता है, गुर्दा सही करते हैं तो दिल उड़ जाता है। तो पाकिस्तान वेंटिलेटर पर है, ICU में नहीं है। तो वेंटिलेटर पे जब बंदा मरीज होता है, जब कोई मरीज वेंटिलेटर पे होता है, तो उस वक्त फैसला ये करना होता है कि इसको जिंदा रखना है या मारना है। ठीक है ना, ये फैसला नहीं करना होता कि तो सही करना है। फैसला ये करना होता है कि अब इसको जिंदा रखना है, कब तक वेंटिलेटर पर रखना है, और कब इसको मार देना है। कब इसका वेंटिलेटर का स्विच बंद करेंगे तो ये मरीज अलग तक चला जाएगा। मेरा जाती व्यू है, और मैं अच्छी बात नहीं है मगर मैं कहना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान से बाहर लोग बैठे हैं, जिसमें IMF भी है, जिसमें अमेरिकन भी हैं, जिसमें चाइनीज भी हैं,
वो अब ये फैसला करना है उनको कि वेंटिलेटर का स्विच कब बंद करना है। इसलिए ये फैसले में वो पहुंच गए हैं कि हमने तो खुद कुछ नहीं किया, हमने तो दवा इलाज नहीं किया, अब वेंटिलेटर पे हमारी बॉडी पड़ी हुई है, अब बंदा बैठा है, उसको ये फैसला कर दिया सबको ऑफ चलते रहने देना है। अगर आप ये समझती हैं या कोई समझता है कि हम वेंटिलेटर से बाहर आ गए हैं या वेंटिलेटर से बाहर हैं, तो वो पाकिस्तान के मसाइल को नहीं जानता। सर बिल्कुल ठीक है, जो आपने अभी बात की, आपने कहा कि कोई अगर ये कहता है कि हम वेंटिलेटर से उतर गए तो वो पाकिस्तान के जो मामलात हैं उनको नहीं समझता। मैं सर थोड़ा सा अब जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके ऊपर बारी बारी एक दो इश्यूज़ के ऊपर ज़रूर चाहती हूँ कि आप बात करें। बिजली के बिलों का सर जो मसला है, थोड़ा सा इसके ऊपर अगर कोई आप बता सकें कि ये जो बार बार कहा जा रहा है कि हम IMF से बात कर रहे हैं, किसी किस्म का रिलीफ जो है वो हम आपके लिए लेकर आएंगे। हमारी अपनी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई, उस दिन भी उन्होंने डेडलाइन दी कि मैं 48 आवर्स के अंदर आवाम के लिए कोई अच्छी खबर सुनाऊंगा। सर आप माशी मामलात को बहुत क्लोजली देखते हैं, IMF के अग्रीमेंट्स और इस तरह की सूरत हाल के अंदर जिसके अंदर अभी हम हैं, आप समझते हैं कि ये भी आवाम को गुमराह करने के मुतरादिफ है? IMF के साथ क्या किसी किस्म का कोई हम तवक्को कर सकते हैं कि हमें रिलीफ मिलेगा? देखिए, आप कह रही है ना रिलीफ मिलेगा, रिलीफ में और खैरात में थोड़ा सा फर्क होता है ना। खैरात को रिलीफ कहते हैं ना उर्दू में, तो खैरात हो सकता है वो दे दें आपको, मगर जो लोग बात कर रहे हैं इनको तो मुश्किल से दें। मैडम शमशाद अख्तर की क्रेडिबिलिटी है, उनको शायद दे दें, और अगर आप मुझे कहेंगी मैं उनसे बात करके रिलीफ दिला सकता हूँ, मतलब जो समझदार लोग हैं उनको सकते हैं। मगर अगर आप ये समझती हैं कि लॉन्ग टर्म रिलीफ मिल जाएगा तो वो तो सिस्टम में फॉल नहीं करता। लॉन्ग टर्म रिलीफ बिजली के मामलात पे नहीं मिल सकता, और आप पाकिस्तान बहैसियत कौम IPP के ट्रैप पे फंस चुका है। IPP जो लगे हैं, इंटीग्रेटेड पावर प्रोजेक्ट्स लगे हैं, स्पेशली जो पिछले 2018 से 2013 से 2018 में जो PMLN गवर्नमेंट के दौरान में CPEC के जो प्रोजेक्ट लगे हैं, उनके प्रोजेक्ट ने पाकिस्तान के बिजली के मामलात को आम आदमी के लिए ऐसा कर दिया है कि अब ये जनरेशंस चाहिएंगी हमें सही करने के लिए। शब्बर जैदी साहब, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जी, वेलकम बैक नाज़रीन। माहिर मईशत सैयद शब्बर जैदी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। ये जो बात आप कर रहे हैं, यही बात निगरान प्राइम मिनिस्टर ने भी की है अभी कुछ अर्सा पहले। उन्होंने कहा कि ये सारी जो भी चीज़ें निगोशिएट हुई हैं, जो भी एग्रीमेंट्स हैं, ये सब गलत हैं। सवाल फिर ये पैदा होता है, सर सोल्यूशन क्या है? निगरान प्राइम मिनिस्टर के पास शायद ये कहने का इख्तियार तो है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन उसको फिक्स करने का तो कोई इख्तियार नहीं है। नहीं, फिक्स करने का इख्तियार भी है, ऐसी बात नहीं है। हाँ। बात यह है कि हम एक सॉवरेन कंट्री हैं और हमारी चाइना के साथ दोस्ती है। हम चाइना के साथ दोस्ती को ख़त्म नहीं कर सकते, ना हमें करना चाहिए। तो जब आपने नेगोशिएशन कर कर एक बहुत ही वाहियात किस्म का एग्रीमेंट किया था, तो फिर वो तो कुछ देखिए, इसमें मेरी बात सुने, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मिसाल आपको सारी चीज़ को समझा देगी। एक प्लांट लगा हुआ है 1320 मेगावाट का कोल फायर्ड पावर प्लांट साहिवाल में, जो कोल से चलता है, कोयले से, और कोयला भी डस्ट कोल होता है, रॉक कोल नहीं होता, डस्ट कोल होता है। दुनिया का कोई भी इंसान जो थोड़ा बहुत एनर्जी को जानता है, थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट को जानता है, थोड़ा बहुत क्लाइमेट को जानता है, वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि इंपोर्टेड कोल से आप एक प्लांट लगाएं जो पोर्ट से 1000 मील दूर हो। 1000 मील दूर डस्ट कोल को आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, 1000 मील ट्रांसपोर्ट करते हैं कराची पोर्ट से साहिवाल तक, ठीक है, और साहिवाल में बिजली बनाते हैं। अच्छा, अब जो बंदा चाइनीज का प्लांट सप्लायर है, उसको आप कह रहे हैं लगा दें, वो क्यों कहेगा आप नहीं लगाएं? ये तो आपका पागलपन है कि आपने यहाँ लगाया। अच्छा, जब ये प्लांट लग रहा था तो हम लोग भी थे और सब लोगों ने कहा, और मेरी इंफॉर्मेशन से उनके फाइनेंस मिनिस्टर साहब, जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर अभी भी थे, उन्होंने भी कहा कि सर ये नहीं चल सकता, ये गलत है। तो उन साहब ने ये कहा कि सर नहीं है तो गलत, मगर मैं चाहता हूं कि मेरे इलाके में बिजली पैदा होती हुई नजर आए। अब आप मैडम जवाब दे दें मुझे और फिर आगे चलें। जी जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मामला तो यही है सर। से फिर भी विज़ावी IMF आपने कहा कि वाहियात, मेरी एक बात सुने जी। अब मामलात अगर यही है तो आप भी किसी जुर्रत करें ना और उन साहब को बुला के टीवी में पूछे ना, जनाब आपने ये साहिवाल का जो प्लांट लगाया था, ये
किस खाचे में लगा था। तो मैं करप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा कि पैसे खाएं, आप लोग पैसे किधर चले जाते हैं। आप उन्हें बताएं ये कौन सी इकोनॉमिक रैशनल में आप कोल पावर फायर प्लांट लगाया था साहिवाल में, ये बता दें। ये कौन सी बाइबल में, कौन सी कुरान में, कौन सी हदीस में लिखा था कि ये लगेगा। सर बहुत सारे ऐसे सवाल जो हैं वो आप ठीक कह रहे हैं, जुर्रत करके अब इट्स अबाउट टाइम के हम कर ही डालें, लेकिन थोड़ा सा विज़िवी IMF सर आपने कहा कि ये जो बात सुनो, आप मुझे बुला के करती रहोगी इधर से कि मैं बता दूं, आप जो जिन्होंने किया उनसे आप डरते हो, वो आपके सामने आएंगे ही नहीं कभी, उनसे आप खौफजदा हो सर, उनसे आप बात करने की जरूरत नहीं है। सर इस मुल्क में बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत सारे मामलात ऐसे हैं पर जलते हैं। मैं आपसे इत्तेफाक करती हूँ, मीडिया को भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सवाल उठाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा सर अगर गुफ्तगू को आगे बढ़ा लूँ, ये जो IMF वाली बात आप कर रहे हैं, आपने कहा कि वाहियात जो ये निगोसिएशंस की IMF के साथ, सर PTI वाला मुआहिदा जो है उसके बारे में कह रहे हैं, जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ उसके बारे में कह रहे हैं, एक तो ये कह दीजिएगा। दूसरा सर ये जो जी देखिए मेरी बात सुने, मैंने कहीं नहीं कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि IMF का एग्रीमेंट सही हुआ। अगर आप मेरी दोबारा में कोई IMF के एग्रीमेंट में खराबी नहीं है, मेरी बात समझिए। खराबी आपके अपने अंदर है ना मैडम, वो तो उन्होंने तो आपको ये कहा कि हम आपको पैसे देने को तैयार हैं, मगर आपके पैसे देने की हमारी ये कंडीशन है। उसमें ये कंडीशन ये है कि आप सब्सिडी नहीं देंगे बिजली पर, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए था कि जब हम ये साइन कर रहे हैं तो सब्सिडी बिजली पे हम दे रहे हैं तो ये खत्म होगी। तो आप क्यों झूठ बोल रहे थे लोगों से कि हम IMF से आने के बाद लोगों को दिखाएंगे। एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ खाई है, तो क्या करेंगे आप। सर ये जो अब हम बार बार अब IMF को प्रिक कर रहे हैं, उसका क्या नतीजा आप समझते हैं कि आ सकता है। कभी हम उन्हें कहते हैं IMF के साथ कोई भी ब्लेम नहीं है। मैं दोबारा करूं, नहीं मैं ब्लेम की बात नहीं कर रही हूँ सर, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इस वक्त जो हुकूमत बार बार उनको अप्रोच कर रही है, कभी उनको कह रही है SMI एडजस्टमेंट के लिए हमें वक्त दें, इस दफा के लिए हमें इसको जाने दें ताकि हम ना करें, फ्यूल एडजस्टमेंट के लिए फर्दर रिलीफ की भी बात सुनने में आ रही है कि जी हमने दरखास्त भेज दी है। बिजली के अंदर रिलीफ की जो बात है उसके बारे में भी बल्कि IMF ने तो क्वेश्चन कर लिया कि आप 6 अरब रुपए की बात कर रहे हैं, 15 अरब रुपए की मालियाती गुंजाइश निकालनी होगी अगर ये रिलीफ हम ग्रांट करते हैं, वो आप कहाँ से निकालेंगे। अपेरेंटली उसका भी कोई जवाब तैयार करके अभी खबरों में चल रहा था कि भेज दिया गया IMF को। तो ये जो हम बार बार बैक एंड फोर्थ उनको कह रहे हैं कि ये कंसेशंस अभी हमें फर्दर रिक्वायर्ड हैं, इसका स्टैंड बाय एग्रीमेंट के ऊपर कोई इंपैक्ट हो सकता है। देखिए मैं इसको बड़ा आसान कर देता हूं आपके लिए। जब आप सिग्नल पे खड़ी होती हैं गाड़ी में, तो वो जो फकीर मांगने वाला आता है ना, वो इतनी दफा शीशा खटखटाता है आपका कि आपको पता है ये जाली फकीर है, आपको पता है इसको जरूरत नहीं है, मगर आप उस नॉकिंग को तंग आकर आप उसको 10 रुपए दे देती हैं। हमारी पोजीशन IMF के साथ बिल्कुल ऐसी हो गई है। हम इतनी दफा जाके बोल रहे हैं उनको कि हो सकता है वो बेचारे खैरात के तौर पे हमें शायद कुछ रिलीफ देते हैं। तो मैं आपको ले देता हूँ, मसला नहीं है, उनसे हमारे ताल्लुकात हैं, आपको थोड़ी बहुत खैरात मिल जाएगी, तो थोड़ा बहुत रिलीफ जो है वो हम एक्सपेक्ट कर लें। सर ये जो आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है, रिलीफ नहीं कहें, प्लीज रिलीफ नहीं कहें, आपके खैरात मिलेगी। चले जैसे जो भी उसको कहना चाहिए। सर कि जो मुलाकात हुई है ताजरों के साथ, आर्मी चीफ की जो बिजनेस कम्युनिटी के साथ, इसके अंदर बहुत सारी बातें ऐसी की गई हैं जो कि ऑफ कोर्स पाकिस्तान के लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज हैं। आपको नहीं लगता कि फिर भी एक ओवर एम्बिशियस प्लान है खाली कहने की हद तक कि हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे, वो जो लीकेजेस हैं जो ब्लीड कर रही है हमारी इकोनॉमी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के लिए, उसको बंद करने की जरूरत है, हम बंद करके छोड़ेंगे, हम स्मगलिंग को रोकेंगे, हम बॉर्डर मैनेजमेंट को बेहतर करेंगे, ये सारे हम टैक्स नेट को बढ़ाएंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर को टैक्स नेट के अंदर लेके आएंगे, ये सारी बातें तो हम मेरे ख्याल है पिछले 50 साल से कर रहे हैं, हुई तो आज तक नहीं। देखिए मैं अभी किसी और को इंटरव्यू दे रहा था, मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछता हूँ चाहता हूँ उस बारे में, जब ये चीजें इम्प्लीमेंट होंगी तो क्या ये GHQ में होंगी या Q ब्लॉक में होंगी? सर ये सवाल का जवाब तो आप दें, आपने क्लोजली गवर्नमेंट की वर्किंग को चाहे कुछ अरसे के लिए देखा है, मगर देखा है ये तो आप बताइए हमें। आपने मुझे सवाल किया, मैंने जवाब दे दिया आपको। मैं पूछ रहा हूँ कि अब मुझे एक चीज प्राइवेटाइज करनी है तो मैं दरखास्त GHQ में जा दूंगा या Q ब्लॉक में दूंगा? सर Q ब्लॉक को तो खैर खासा डिस्क्रेडिट नहीं कर दिया गया इस मीटिंग के अंदर, जब ये कहा गया कि हमारे सऊदी काउंटर पार्ट्स कहते हैं कि जी ब्यूरोक्रेसी तो आपकी हाथ ही नहीं आती। तो मेरी बात नहीं समझ रही, मैं कुछ और कह रहा हूँ भाई। Q ब्लॉक नलायक है, बकवास है, खत्म है, सही होगी बात, बिल्कुल सही है। तो दरखास्त कागज PN कहाँ लेके जाएगा? Q ब्लॉक में जाएगा या पिंडी जाएगा? ये जाना तो Q ब्लॉक चाहिए। अच्छा बस खत्म होगी बात। जब वो जाना Q ब्लॉक चाहिए
तो क्यू ब्लॉक के अंदर ऐसा सिस्टम लगा हुआ है कि जब तक वो फाइल पिंडी पहुंचेगी, उस फाइल के ऊपर वायरस आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर, वक्त खत्म हो गया। एक ब्रीफ कमेंट अगर आप कर दें, ये सारा कसूर आज जहां पर हम खड़े हैं, जिस नहज पर हैं, सियासतदानों का है। उस मीटिंग से एक खबर, एक स्टेटमेंट ये भी बाहर आई कि सियासतदानों पर अब हम पक्का हाथ डालेंगे, उन्हें नहीं छोड़ेंगे। देखिए, जो कसूर इसका है ये तो उस वक्त पता लगेगा जब 75 साल की हिस्ट्री निकाल ले। 75 ईयर पाकिस्तान की हिस्ट्री है ना, 75 साल हो गए ना पाकिस्तान को जी। और पाकिस्तान की मईशत प्रॉब्लम में है, ठीक है ना, हम अग्री करते हैं। तो पाकिस्तान के 75 सालों में जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो पिंडी को रिपोर्ट करता रहा है या इस्लामाबाद को रिपोर्ट करता रहा है? मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा था बिजनेस रिकॉर्डर में जी। उस आर्टिकल में मैंने लिखा था कि 75 ईयर हिस्ट्री में आपकी और तकरीबन 40 इयर्स तक क्यू ब्लॉक वाला बंदा डायरेक्टली रिपोर्टेबल रहा है GH2 के अंदर में। तो फिर मुझे ये बताइए कि हम कैसे कहते हैं कि सियासतदान जिम्मेदार है सोली? ये भी गलत है कि सारा GH2 जिम्मेदार है। तो दोनों का बराबर का हिस्सा है ना, सबका बराबर का हिस्सा है ना। ये गलत है कि सब एक हिस्सा सिर्फ एक आदमी का है। ये आप इसको ब्रेक करके देखें ना। अयूब खान के 10 साल हैं, ज़ियाउल हक के 11 साल हैं, आपके मुशर्रफ साहब के 10 साल हैं और उसके दरमियान में गुलाम इसाक खान के पीरियड है। तो ये गलत फहमी है, ये गलत बात है कि सियासत। बिल्कुल ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हिस्सा जो है वो इस सारे क्राइसिस के अंदर सभी का है। वक्त मजीद होता है, मैं आपसे बहुत मजीद बात करती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया शबर जैदी साहब, आपने प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें वक्त दिया। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क की माशी सूरत हाल ना किसी करवट बैठ रही है, ना ही जो सियासी सूरत हाल है उसमें कोई बेहतरी आने का इम्कान दिखाई देता है। मुल्क में इस वक्त एक आर्जी हुकूमत इन प्लेस है जो कि इंतखाबात के क़याम के लिए, इनेकाद के लिए जो है कायम की गई है, लेकिन इंतखाबात का इनेकाद जो है वो उस पर खुद एक सवालिया निशान हम देख रहे हैं कि है। माशी सूरत हाल, जो सारी सूरत हाल है वो हम सबके सामने है और इस सभी के बीच में आर्मी चीफ जो है वो हम देखते हैं कि ताजरों के साथ एक तवील मुलाकातें करते हैं और फिर उसके बाद कुछ जो चीज़ें बाहर आती हैं, डिटेल सामने आती हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि इस मुल्क के अंदर जो माशी मामलात हैं उसके पीछे जो एक मेजर फैक्टर है वो ये है कि इस मुल्क के सियासतदान करप्ट हैं। थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे कि करप्ट सियासतदानों के अलावा भी क्या कोई और मुहर्रिकात, कोई और फैक्टर्स हैं। बहुत सारे इशूज़ और हैं जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, किसी किस्म के क्रैकडाउन का शिकार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। एक ये भी आवाज़ जो है वो कहीं ना कहीं से उठती हुई आजकल हम सुनाई दे रहे हैं। सदर मुमलिकत की बात करें, उनका टेन्योर मुकम्मल होने वाला है। आइन उन्हें गुंजाइश देता है कि वो जब तक उनका अगला जानशीन उसका ऐलान नहीं हो जाता वो अपनी जो वो हैं ड्यूटीज़ हैं उनको जारी रख सकते हैं। लेकिन बहुत सी न्यूज़ रिपोर्ट्स ऑन द कॉन्ट्ररी कह रही हैं कि शायद वो ओहदे से अलहदगी इख्तियार कर लें। कुछ इस पर भी बात करेंगे। परवेज़ इलाही साहब की अरेस्ट का मामला, उनको अटक जेल लेके जाने का मामला, कुछ इस पर भी बात करेंगे। ऑफ कोर्स अगर वक्त में गुंजाइश हुई, वक्त हमारे पास हुआ तो इमरान खान साहब का क्या कोई फ्यूचर दिखाई देता है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं आमिर इलियास राना साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। येट अनदर सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट इरशाद आरिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका भी, आपके वक्त के लिए। आमिर इलियास राना साहब, सर बहुत सारे मामलात हैं जिन पर आपसे आपकी राय लेना चाहती हूँ, लेकिन सर कुछ दिन पहले हमने एक हमदुल्ला साहब की तरफ से एक गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा जी कि कोई NRO है जो इमरान खान साहब की अहलिया जो है उसको निगोशिएट करने की कोशिश कर रही हैं। इमरान खान साहब अटक जेल में क्यों हैं, ये भी एक सवाल था जो बार बार उठाया जा रहा था। तो कहा जा रहा था कि उनको सिक्योरिटी कंसर्न है, इसलिए वहां लेकर जाया गया। सर कोई खबर है आपके पास, परवेज इलाही साहब को कौन सा सिक्योरिटी कंसर्न है कि उनको अटक जेल मुंतकिल किया गया महदूद वक्त के लिए? जो चेयरमैन है PTI के और सदर दोनों एक ही जेल में मौजूद थे, पीछे बुशरा बीबी की कोशिशें भी हैं। कोई खबर है सर आपके पास, कोई मुलाकात तो नहीं हुई वहां पे? देखिए, पाकिस्तान हमेशा स्पेकुलेशंस पे चलता है और जब हमदुल्ला साहब ने कही बात, मैं तो उस बात की तस्दीक इसलिए नहीं कर सकता कि मेरी तो ये खबर नहीं है जी। और जब हमदुल्ला साहब का मैंने दोबारा बयान देखा तो उन्होंने साथ तारड़ की एक ब्रीफिंग का भी हवाला दिया कि उन्होंने भी कहा, यानी ये एक दूसरे से कहे जा रहे हैं। और मुझे नहीं समझ आती कि बुशरा बीबी को अगर किसी से मिलना है तो होटल में ही जाना क्यों जरूरी है? वो बनीगाला भी मिल सकती हैं, वो लाहौर में भी मिल सकती हैं और जाहिर है कि वो छुप के तो मिल ही नहीं सकती क्योंकि जहाँ पे वो मौजूद हैं सिक्योरिटी एजेंसीज, उनके साथ इंटेलिजेंस के इदारे हर जगह पे मौजूद होते हैं। लिहाजा लेकिन इसके साथ
किसी एनआरओ को, किसी डील को हम बिल्कुल मुस्तरद भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान की तारीख अगेन वही है कि सब चीजें हाँ ना करते हुए बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन अगर आप खान साहब को देखें, उनके स्टाइल को देखें, तो बहुत मुश्किल लगता है कि कोई डील वो लेने के लिए जाएंगे और कोई डील उन्हें देने को तैयार होगा। परवेज इलाही साहब, वाला मामला क्या लगता है आपको? जो अटक जेल क्यों मुंतकिल किया गया था, उसको लेकर बड़ी स्पेकुलेशन हुई। देखें, वो परवेज इलाही साहब और इमरान खान साहब दोनों स्टेट के साथ लड़ रहे हैं। एक ने स्टेट के साथ 9 मई को दुश्मनी की और दूसरे का मैं फिक्रा बताता हूं कि उन्होंने हमें डिच किया। आपको बताऊं कि उन्हें चिड़ियाघर से 7 अराकीन सूबाई असम्बली दिए गए थे तो एतमाद का वोट वो ले सके थे, वरना वो फारिग थे। उन्होंने वादे वहीद कुछ लोगों से किए थे कि मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा और उन्होंने असम्बली तोड़ दी। क्योंकि मैं आपको ये बात बता दूं कि मैंने ये खबर उस वक्त भी दी थी कि जब परवेज इलाही साहब ने जा रहे थे ना मिलने के लिए इमरान खान साहब को वजीर आला बनने के बाद, तो मुनिस इलाही ने और वजाहत हुसैन दोनों बैठे हुए थे और वहां पे ये बात हुई तो उन्होंने कहा वजाहत ने कि तुसी ले जाओ, वैसे एक चिट्ठी बना के ले जाओ। तो हो सकता है कि वो मंगे थे दे देना ताकि वो खुश हो जाए, और मुनिस ने भी उसको ओके किया था। आप चेक कर लें वो। और आपको पता है कि वो तहरीर जमा हुई इमरान खान साहब के पास, उसको ओके किया गया और बाद में उसका एक फ्रेश वर्जन लेके उसको भिजवाया गया। अब ये नाराजगी उनकी स्टेट से है। वो कहते हैं कि आपने हमसे तय करके डिच किया। एक तरफ खान साहब ने दुश्मनी की स्टेट के साथ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, मैं आपको वो इतलात फराहम कर रहा हूँ जो मेरे पास है। परवेज इलाही साहब को हाईकोर्ट ने कितना लंबा चौड़ा जज साहब ने ऑर्डर किया, क्या हुआ? इस्लामाबाद ले आए, इस्लामाबाद से जानबूझ के अटक ले गए। अब आप और हम अगर चाहें तो हम कह सकते हैं कि जी शायद दोनों की मुलाकात कराई गई हो, दोनों माने ना माने, कोई बात होती है ना, जैसे कभी बेगम कुलसूम नवाज अटक जाया करती थी और फिर वहीं पे मैसेजेस शुरू हुए। लेकिन उनको जो मिलने आए थे उस वक्त के लबनान के लोग और फिर कतर के लोग आए, वो सारे के सारे पब्लिकली आए थे, कुछ छुप के नहीं आए थे कि कौन मिलने आया और कौन नहीं आया। अब परवेज इलाही साहब को फिर जब इनको पता चल गया कि भाई जाहिर है वो तो ऑर्डर हो रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट से कि जी उनको पेश किया जाए, तो उन्होंने कल इस्लामाबाद पुलिस लाइन में रख लिया और सुबह हाई कोर्ट में बता दिया कि वहां पे, और अभी हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है जिसमें लिखा है कि 3 MPO के तहत वो सजा मुअत्तल, ऑर्डर मुअत्तल, लेकिन अगर वो किसी और केस में मतलूब नहीं है तो उनको छोड़ दिया जाए। अभी हमें और आपको पता चल जाएगा, लेकिन मेरी इत्तला है कि अभी भी उनके ऊपर कुछ मामला और हैं, छोड़ा नहीं जा रहा। बिल्कुल ठीक है। जो अभी आपने एक बात की ना, जी मुकम्मल कर लें। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास इत्तला है कि मुनिस इलाही साहब के मानने तक परवेज इलाही साहब की मानने को भी नहीं माना जाएगा। नहीं, वो वहां से बेशक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, करनी पड़ेगी। चले, मैं इरशाद आरिफ साहब सर, क्या मामलात आप देख रहे हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से? रियासत के साथ किसी किस्म की लड़ाई जो है वो मोल ले ली है, फिर भी बातें डील की हो रही हैं कि डील जो है उसको आप यकसर मुस्तरद नहीं कर सकते, हो सकती है। क्या इसी सिलसिले की कोई कड़ी आप समझते हैं परवेज इलाही साहब का अटक जेल में जो एक मुख्तसर क़याम था? पहली बात तो ये है कि मैं ज़रा ये वजाहत करूँ कि रियासत जो है, हमने जो कुछ पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस में रियासत के बारे में, और जो सोशियोलॉजी के माहिरीन हैं, वो रियासत तो अवाम होते हैं, उसमें इदारे होते हैं, उसमें उस रियासत के जो हैं कुछ वसाइल होते हैं, इनको मिला के रियासत कहा जाता है। कोई एक महकमा या कोई एक इदारा कोई रियासत नहीं होता। और ये जो कुछ हमारे पाकिस्तान में हो रहा है, इसका एक बहुत ही अफसोसनाक पहलू है जिस पर हम लोग गौर नहीं कर रहे हैं। हम क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर अंदेशी और दूर सोचने की सलाहियत भी माशाल्लाह हमारी महदूद है। जब किसी मुल्क में कानून जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो है वो पुलिस ना माने, वो इलेक्शन कमीशन ना माने, वो हुकूमत ना माने, हाई कोर्ट का हुक्म जो है वो पुलिस ना माने, कोई और इदारा ना माने, सुपीरियर जो जूनियर जो जुडिशरी है वो ना माने, तो उसके बाद रियासत तो सब ही पाश हो जाता है। रियासत कहाँ रह जाती है? रियासत तो कायम ही उस वक्त तक होती है जब उसमें रूल ऑफ लॉ होता है। ये मार्शल लॉ की बात होती है, मार्शल लॉ के भी कुछ ज़ाब्तों के तहत चलाया जा रहा होता मुल्क को। बगैर ज़ाब्तों के कोई रियासत चल नहीं सकती। ये जो कुछ हमें नजर आ रहा है ये जंगल का कानून है। इरशाद आरिफ साहब, टेकन योर पॉइंट सर। मैं राना साहब, ये कहीं ना कहीं जो बात इरशाद आरिफ साहब कर रहे हैं, इसका बैकग्राउंड तो शायद है कि जानबूझकर चीजों को डिले करने की कोशिश की गई है। तो जब जानबूझकर चीजों को डिले करने की कोशिश की जाती है तो सर कोई उसके पीछे कोई फैक्टर, कोई मुहर्रिकात, कोई ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं।
बिल्कुल इरशाद आरिफ साहब ने बजा फरमाया कि स्टेट जो है वो तो पार्लियामेंट, अदलिया और एग्जेक्टिव है ना, फिर उसके अंदर सारे होते हैं, लेकिन आप और हम जिन हकाइक में बैठे हुए हैं वहां स्टेट का मतलब जिसे एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है वो है। और लड़ाई भी उस इंस्टीट्यूशन के साथ 9 मई को लड़ी, और खान साहब ने जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहुत अच्छे अंदाज से वेलकम करके बाहर निकाला, जमानत दी, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब वो दोबारा गए तो उन्होंने कहा जब मुझे कमांडोज उठाएंगे तो मेरे लोग कैंटोनमेंट्स में जाएंगे। तो सीधी सीधी सी बात है जी कि मैं और आप किताबी निसाबी बातें करते रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तशरीही आइन बना के बैठ जाए, सुप्रीम कोर्ट 27 सफ़े का फैसला लिखती है, उन्होंने क्यों नहीं किसी को जिम्मेदार बनाया? ये मेरा और इरशाद आरिफ साहब का भी सवाल हो सकता है ना कि जी आप जब हैं और आपको अथॉरिटी है तो आपने जिस अथॉरिटी ने आके आपसे कहा कि हम सफाई नहीं देंगे, जिस एग्जेक्टिव ने और पार्लियामेंट ने कहा कि हम पैसे नहीं देंगे, आपने उनके बारे में क्या लिखा? आपने इलेक्शन कमीशन के ऊपर 27 सफ़े लिख दिए कि जी उनको करा देने चाहिए थे। अफसोस का इज़हार किस लिए? फिर आप अथॉरिटी यूज करते ना अपनी, आपने क्यों नहीं की? सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन तो वहां आना चाहिए जहां से उठता है सवाल। जब वो कहते थे आइन दस्तक दे रहा है, तो आइन दस्तक दे रहा है, आइन ने तो पता नहीं कितने दस्तक दिया। अभी वो कह रहे हैं इलेक्शन का ऊंट किस करवट बैठेगा? राना साहब ये सारे बैकग्राउंड्स हैं, इलेक्शन का ऊंट, इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे, थोड़ा सा इस पर जी जी भी मैं ये कह रहा हूं कि जब ये फैसले वो दे रहे हैं और सिर्फ इलेक्शन कमीशन को मतून करना है, जिन्होंने वो तो कह रहा है कि 218 के तहत हमें तो शफाफ और गैर जानिबदार भी इलेक्शन कराने हैं, और सारी दुनिया को पता है कि 13 जमाती इत्तेहाद जो था उन्होंने जानबूझ के डिले भी किया और आखिरी दिनों में किया ताकि इलेक्शन डिले हो गए। वो हो गया आप सुप्रीम कोर्ट के पास, फिर पिटिशनें 5-7 पड़ी हुई हैं, 10 पड़ी हुई हैं, सारी बार कह रही हैं, तो वो पिटिशन लगा लें जाते हुए। वो 54,000 केसेस को छोड़ के सिर्फ नैब को आज उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए किया कि हमारे पास वक्त कम है। यानी आप देखें 15 महीने में 55 समातें की हैं और अभी भी उनको वक्त कम लग रहा है। वो कह रहे हैं हम शॉर्ट और स्वीट फैसला देंगे, उन्होंने कहा हम शॉर्ट एंड स्वीट फैसला देंगे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ ना, आप 54,000 केस छोड़ के एक केस के ऊपर 55 समातें करते हैं। भाई ये सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे लोगों का पैसा लगता है, वकील लगते हैं, और जो आम आदमी है वो 54,000 में से शायद 53,000 होगा जो बिल्कुल आम आदमी होगा जिसके केसेस पे कोई तरफ जाते ही नहीं। अच्छा, अब आप आ जाए इलेक्शन का सवाल जी, जो आपका बुनियादी है। इलेक्शन बड़ी वाज़ेह तौर पे क्लियर बात है कि 90 दिन में होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हाँ, आज सुप्रीम कोर्ट कर दे, कोई ऑर्डर कर दे, और एक्टिंग मतलब निगरान वजीर आजम कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ला बदल दिया यानी इंस्ट्रक्शन दे दी तो फिर हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो आइन भी रीराइट कर दिया 63A में, अदम एतमाद के कॉलम को ही 0 कर दिया, जबकि वहां सिर्फ तशरीह करना उनके लिए मकसद होता है। अब आप आ जाए कि जी ये इलेक्शन, अब इलेक्शन की डेट 28 जनवरी बनती है या 3 फरवरी बनती है, वो जो 57-54 दिन के हिसाब से 30 नवंबर के बाद है। फिलहाल तो डेट वही है जी, उससे पहले मुझे इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे। अच्छा सर, इस सारे मामलात के अंदर खास तौर पे इलेक्शन की वजह से अभी रिसेंटली भी कंट्रोवर्सी की जद में फिर से आए इरशाद आरिफ साहब, जो प्रेसिडेंट अलवी हैं, उनके बारे में सर मैं चाहती हूँ कि टेन्योर तो उनका मुकम्मल होने वाला है कमिंग वीक के अंदर, क्या आप देखते हैं कि वो जब तक एक स्मूथ ट्रांजिशन नहीं हो जाता, कोई और नहीं आ जाता, वो ऑफिस में रहेंगे? क्योंकि ये खबरें भी कहीं ना कहीं गर्दिश कर रही थी कि शायद वो अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं, मुस्ताफी हो सकते हैं। नहीं, देखिए आइन के मुताबिक तो सदर का ओहदा खाली नहीं होता, इसीलिए आइन में ये रखा गया है कि सदर मुल्क से बाहर होगा या बीमार होगा या छुट्टी पर होगा तो कायम मकाम सदर होगा, क्योंकि सदर का ओहदा और सेनेट का इदारा जो है इनमें एक तसलसल चाहिए। जब जो हल्का नियाबत है, जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो मौजूद नहीं है, तो सदर साहब उस वक्त तक मौजूद रहेंगे जब तक नए इलेक्शन नहीं हो जाते, नए इलेक्शन के बाद नए सदर का इंतखाब नहीं होता। ये तो एक आईनी और कानूनी पोजीशन है और यही होगा। और मैं इस बात से भी इत्तेफाक नहीं करता जो बाद लोग कहते हैं कि जब ये सदर की मियाद ख़त्म हो जाएगी, अलवी साहब सदर तो रहेंगे लेकिन उनके पास इख्तियार नहीं होगा। इख्तियार तो खैर पहले भी उनके पास नहीं है, लेकिन जो इख्तियारात हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में वाहिद मुंतखब शख्सियत जो हैं वो सिर्फ जनाब अलवी साहब हैं, यानी रियासत के जो सरबराही है एक आइनी कानूनी वो उनके पास है और वो मुंतखब हैं। बाकी कोई ना वज़ीर आज़म कोई मुंतखब है, ना वज़ीर आला कोई मुंतखब है, ना कोई और मौजूद है। तो वो तो रहेंगे, उस वक्त तक रहेंगे जब तक के नया सदर नहीं आ जाता। लेकिन हमने इस मुल्क में ये भी देखा है कि जनाब रफ़ीक तार साहब किस तरह रुखसत हुए और वो हमारे सामने की बात है, हालांकि उन्हें भी रहना चाहिए था। तो पाकिस्तान देखें, दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक, हमने नहीं सुना, इवन इंडिया में,
कि किसी को पता ही ना हो कि इलेक्शन कब होंगे, किसी को पता ही ना हो कि वजीर आजम कब तक रहेगा और वहाँ का सदर कब तक रहेगा। ये सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा अनोखा मुल्क बना दिया गया है जहाँ आइन भी यूके में तहरीरी आइन नहीं है, लेकिन सबको पता होता है कि ये फलां तारीख को इलेक्शन वो ट्रेडिशंस पे चलता है जी, मुल्क और ट्रेडिशंस उनकी इतनी स्ट्रांग है। हमारे यहाँ तहरीरी आइन है, हमें ये पता नहीं होता कि यानी ये बहस हो रही है कि सदर साहब 8 या 9 सितंबर को जब उनके रिटायरमेंट की तारीख आएगी वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। भी क्यों नहीं रहेंगे, जब इलेक्टोरल कॉलेज मौजूद नहीं है तो रहेंगे, सबको यकीन होना चाहिए, लेकिन किसी को भी यकीन नहीं है, मुझे खुद भी यकीन नहीं है। आपको खुद भी यकीन नहीं है सर, मेरे पास वक्त बड़ा बिल्कुल ही खत्म हो रहा है। मैं आपकी इजाजत से आइन का एहतराम है, ना किसी कानून का, ना किसी रिवायत का, ना किसी जमहूरियत का। सर ब्रीफ कमेंट से एक जुमला कह दीजिए। आमिर इलियास राना साहब, सदर साहब बड़े एक्टिव हुए, उन्होंने कहा जी मैं तो तारीख दूंगा इलेक्शन की, अभी दूंगा, कुछ दिनों के अंदर दूंगा। फिर चौथे मंजिल फ्लोर के ऊपर एक मीटिंग की बाज़गश्त है, उसके बाद हुक्का आलम है, ना सदर पाकिस्तान सामने आए, ना दिखे, ना बोले। तो क्या आपको भी शक है इरशाद आरिफ साहब की तरह कि वो होंगे अगले हफ्ते के बाद या नहीं? बात सिंपल सी है कि वो रिजाइन कर दें तो वो नहीं होंगे, और वो रिजाइन ना करें तो जब तक उनको फिर उठा के रफीक तारड़ की तरह खत्म ना करें, इख्तियार उनका वही है, वही होगा जो वो आज रखते हैं कि उनका कानूनी तौर पे इख्तियार ये है कि उन्हें जो एडवाइस किया जाए वो करें। लेकिन वो पार्टी वर्कर के तौर पे ज्यादा डील कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी तारीखें गलत दी, आगे बढ़ के दी, फिर कानून बदल दिया गया, इसके बावजूद वो खत लिखने पे आ गए। फिर ला मिनिस्ट्री से पूछा, हालांकि ये काम उन्हें पहले ला मिनिस्ट्री से खबर है कोई आपके पास इस हवाले से होंगे या नहीं होंगे? नहीं, वो देखें इस पे फैसला उन्होंने करना है, लेकिन ऐन मुमकिन है जो पाकिस्तान की सियासत है कि ये खुदाफिज हो जाए और सादिक संजरानी आ जाए। फिर बहुत लोगों का ख्याल ये है कि जी मार्च में भी अगर इलेक्शन नहीं हो सकते फरवरी में तो क्या होगा, तो फिर कायम मकाम स्पीकर जो स्पीकर हैं इस वक्त वो सदर बन जाएंगे। यहाँ पे सब चीजें मौजूद हैं, यहाँ हमने हर तरह के तजर्बे देखे हैं, हमने अपने मुल्क को खुद खिलौना बनाया है। यहाँ आज सबको आइन और कानून की, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है जब मैं उनकी मिसालें सुनता हूँ जिनको आज कानून और आइन नजर आ रहा है। उनको 17 और 18 में बिल्कुल भूल गया था कि एक वजीर आजम के लिए 16 में इंडिया ने लिखा कि 17 में उसे अदलिया के जरिए निकाला जाएगा। सेम बिल्कुल पेज पे आके फैसले हुए। आज वो फैसले लिखवाने वाले, कराने वाले सब मानते हैं कि हमने ये काम किया था, लेकिन हमारी चूंकि मेमोरी बड़ी शार्ट है, हम 5 साल पहले हम भूल जाते हैं और फिर हम नए तजर्बों का इंतजार करते हैं, हम हिस्ट्री से सीखते नहीं है। बहुत अनफॉर्चुनेट है, वक्त होता तो मजीद जरूर बात करती है। आपका बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब, इरशाद आरिफ साहब, सर बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। व्यूअर्स न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यस्मीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।